ये स्लाइड सारे लोगों को नजर आ रही है ओवरफ्लो की, और सबको आवाज आ रही है? खामोशी का मतलब है किसी को स्लाइड नहीं नजर आ रही या किसी को आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है सर, आ रही है, बहुत आ रही है। अच्छा, ठीक है। जब आप बोलते नहीं है तो फिर मुझे तो यही लगता है ना कि आवाज नहीं आई। अच्छा, चलें हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे और आज दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोगों का मैं चाहता हूँ कि आप प्योर अटेंशन के साथ सुने। ये तो खैर आसान है, इससे अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यू हैव टू पे मोर अटेंशन। अच्छा, ये जो है ये एक कॉन्सेप्ट है ओवरफ्लो का। डिजिटल सिस्टम्स के अंदर ऑब्वियसली अगर आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो सम आए वो इतना बड़ा हो कि वो जो सिस्टम है उसको हैंडल ना कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 बिट का एडर है, तो 4 बिट का एडर है, तो अगर सम जो है वो ऐसा आता है कि जो 4 बिट से ज्यादा में होता है, 4 बिट में हाईएस्ट नंबर जो आप देख सकते हैं वो 15 है, लेकिन अगर आपका सम 16 आता है या 17 आता है या 18 आता है तो ऑब्वियसली वो 4 बिट्स में नहीं लिखा जा सकता। तो उस केस में ये 4 बिट्स जो है, ये जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगी वो गलत होगा, आपका सम जो है वो गलत होगा, क्योंकि वो लिख ही नहीं सकते आप 4 बिट्स के अंदर। ऐसे केसेस के अंदर सिस्टम ने कोई एरर सिग्नल जनरेट करना होता है या किसी किस्म का कोई इस तरह की चीज बतानी होती है यूजर को कि अब ये जो आंसर आ रहा है ये इनकरेक्ट है, नहीं तो यूजर उस इनकरेक्ट आंसर को करेक्ट समझ के आगे चल पड़ सकता है। या प्रोग्रामर जो है दो नंबर्स ऐड करने के लिए कहा है, वो नंबर्स की एडिशन गलत हो जाए, क्योंकि वो नंबर इतना बड़ा हो कि वो लिखा ना जा सकता हो, और वो प्रोग्राम जो है वो आगे चलता जाए, तो वो तो सारे आपके रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अपने सिस्टम्स के अंदर एक ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट देते हैं, और ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कैलकुलेशन की थी वो इस सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा है। कैलकुलेटर्स में भी कई दफा वो आप देखते हैं वो ई लिखा हुआ आ जाता है, एरर सिग्नल, दैट मीन्स के वो ये अब एडिशन नहीं कर सकता। तो ओवरफ्लो जो है वो बड़ा सिंपल है डिटेक्ट करना, तो ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो अनसाइंड बाइनरी नंबर्स में बड़ा सिंपल है कि जब भी आपने जो एडर्स बनाए हैं, तो जो आपकी आखिरी स्टेज है अगर उस पे कैरी आउट हो रहा है, जो आपकी आखिरी स्टेज है उस पे कैरी आउट हो रहा है, तो दैट मींस इट्स एन ओवरफ्लो। इसका मतलब ये जो आंसर है अब आपका ये गलत है, क्योंकि कैरी आउट है, इसका मतलब है कि वो सम वो हैंडल नहीं कर सका, जो भी नंबर था वो इतना बड़ा था कि कैरी आउट हो गया, तो योर आंसर इज इनकरेक्ट, तो यूजर हैज टू टेक सम स्टेप्स टू फिक्स द प्रॉब्लम। सो अगर 4 बिट है तो चौथे एडर का जो भी कैरी आउट होगा वो आपका एरर होगा, अगर 8 बिट है तो 8वें एडर का, 32 बिट है तो 32वें एडर का, और उसके बाद हम लोग को स्पेशल सिस्टम्स बनाते हैं इन चीजों को हैंडल करने के लिए। तो अनसाइड में आपका ओवरफ्लो कैरी आउट है, और अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट में बात कर रहे हो तो टूज कॉम्प्लीमेंट में रिमेंबर जो आपकी ये वाली बिट होती है ये साइन की बिट होती है, ये अगर 1 हो रही है तो इसका मतलब है ये नंबर नेगेटिव हो गया। अब जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे थे और आपका आंसर नेगेटिव आना शुरू हो गया है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम अपने जो हमारा ओवरफ्लो है उसको हम मतलब जब हम साइन नंबर्स लेंगे यानी टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर लेंगे, तो एक ही होगा कि अगर इसका कैरी आउट आखिरी का जो है वो आपका 1 हो गया है, तो ये आपका ओवरफ्लो है, दैट मीन्स कि ये कोई नेगेटिव नंबर बन गया। और तीसरा ये कि इसका आखिरी एडर जो होता है वो ये वाला होता है C3, तो कैरी आउट अगर आपका यहाँ से C3 भी 1 हो गया तो भी ये ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर में ये आपके सिर्फ 3 एडर्स यूज होते हैं, यानी चौथा भी यूज होता है, लेकिन चौथा जो है वो चौथे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों को हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और किया है कि या ये 1 हो जाए या ये 1 हो जाए, तो इसका मतलब है कि यू हैव एन ओवरफ्लो, तो वो उसने एक्सक्लूसिव और से कर दिया। तो यानी कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का आंसर नेगेटिव आ रहा है वो, या अगर आपका कैरी आउट जो है वो 1 हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपने सिस्टम्स बनाए होते हैं जो यूजर को बताते हैं कि एन ओवरफ्लो हैज अकर्ड एंड द आंसर इज नॉट करेक्ट।
instead of giving it the wrong answer, giving the user the wrong answer and not telling the user कि जी आंसर गलत है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी, इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ओवरफ्लो बेसिकली एरर होता है? ओवरफ्लो एरर है ना, ओवरफ्लो एक एरर है कि नंबर इतना बड़ा है कि अब वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। मतलब आपके कैलकुलेटर के अंदर 6 डिजिट्स थे, आपका आंसर 7 डिजिट्स में आ रहा है, तो वो सिर्फ 6 डिजिट्स को अगर दिखा रहा है और 7वें को दिखाई नहीं रहा, तो वो आंसर तो गलत है ना, क्योंकि 7वां डिजिट भी था लेकिन वो शो ही नहीं हुआ, तो उस वक्त वो आपको एरर दिखाएगा बजाय इसके कि आपको सिर्फ 6 डिजिट्स का आंसर दिखा दे। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो ये ओवरफ्लो है। जिस तरह से आपका आंसर था 1 2 3 और वो सिर्फ 2 3 दिखाना शुरू कर दे, 1 को दिखाई ना, आप इसको कहें अच्छा यार 2 3 मेरा आंसर है, भाई 2 3 तो आंसर नहीं था, 1 2 3 था, 1 दिखाया ही नहीं जा सकता था या 1 हैंडल नहीं हो रहा था, तो फिर वो 2 3 दिखाने के बजाय वो कहेगा ये आंसर ही गलत है। ठीक है, अदरवाइज आप 2 3 शायद आंसर समझ लें 1 2 3 के बजाय। तो ऐसी कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ओवरफ्लो बना रहे हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो सर ये एरर को हम खत्म किस तरह कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, ये एक जी जी बिल्कुल, असल में देखें, ये सबसे पहले तो हमने एरर को डिटेक्ट करना है। एक दफा एरर को डिटेक्ट कर लिया तो उसको खत्म करने के ना बड़े मुख्तलिफ तरीके बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना, जब एडिशन में आपको एरर आती है और एडिशन में आपको लगता है कि नंबर बहुत बड़ा है, तो आप फिर जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एक नई रूटीन लेके आता है और उस रूटीन में उन नंबर्स को आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के तौर पे लिखते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो है वो जितने मर्जी बड़े हो जाएं वो हैंडल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आप नंबर पावर के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। तो 1 2 3 के बजाय आप 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर जो भी 1 2 इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसमें उतने ही डिजिट्स के अंदर बहुत बड़ा नंबर भी आ जाता है जब आप उसको 10 रेज टू पावर में लिखते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि आप उसको एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इसकी टेक्निक्स ये होती हैं कि आप 2 दफा जो है अपना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाइंग में आपके पास 4 बिट को आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर 8 बिट का आया, तो हार्डवेयर के अंदर फिर 8 बिट रजिस्टर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं उस सम को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट रजिस्टर्स के बजाय, यानी कि उसकी जो मेमोरी है उसको बढ़ा दिया जाता है। आवाज कट रही है। मैं रिपीट करता हूँ, अच्छा, मैं आवाज का तो यार अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर ना मुख्तलिफ रूटीन्स रखी जाती हैं हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर को लिख देते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर जो है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, एक सेकंड यार मुझे दीजिएगा। जी, तो साइंटिफिक नोटेशंस एक चीज है सर जी। सर वो मैं जरा 940 तक आया हूँ, वो अटेंडेंस लग गई होगी? आप अटेंडेंस लगवाने के लिए आए हैं क्लास में? नहीं सर, लेकिन वो पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। अटेंडेंस नहीं, अभी नहीं लगी, अभी 15 मिनट तक लूंगा। ओके सर। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप जो है इसको लिख के क्लियर कर सकते हैं, एक तरीका है, और भी तरीके होते हैं लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। ओके, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और आगे हम अब एक सर्किट बनाएंगे विच इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो क्या करता है कि वो उसकी इनपुट जो है 2 नंबर्स होते हैं 4 बिट के, A3 A2 A1 A0, ये एक 4 बिट नंबर है और दूसरा B3 B2 B1 और B0, 2 4 बिट नंबर्स हैं। इसकी 3 आउटपुट्स होती हैं। इट कंपेयर्स बोथ ऑफ दीज नंबर्स, A को B के साथ, और अगर A लेस देन B है तो ये वाली आउटपुट 1 हो जाएगी, अगर A इक्वल टू B है तो ये वाली, और अगर A ग्रेटर देन B है तो ये वाली। तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक सिचुएशन ही ट्रू होगी, सारे तो नहीं हो सकते। तो जो करस्पॉन्डिंग कंडीशन होगी इन 2 नंबर्स की, उसके हिसाब से वो इनको इसकी जो
करेक्ट आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जिस तरह से जब आप प्रोग्राम लिखते हैं अपना कि इफ i is equal to j then do this else this, तो इफ एल्स की जो स्टेटमेंट होती है बेसिकली आप मैग्नीट्यूड ही कंपेयर कर रहे होते हैं दो चीजों का। अब वो कंपेयर करने के लिए नीचे एक हार्डवेयर बना हुआ होता है, तो वो हार्डवेयर किस तरह बना हुआ होता है उसको हम लोग समझेंगे। फिर कई दफा आपका होता है कि if a is less than b या if i is less than j then do this else this, if i is greater than j, तो आपने देखा है कि आप लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वालिटी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में जब आप लिखते हैं तो नीचे जो हार्डवेयर होता है वो ये वाला मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होता है जो इन नंबर्स को कंपेयर करता है, ठीक है। और फिर हमें बताता है कि नंबर्स छोटे हैं या बड़े हैं। तो ये 4 बिट का हम लोग अभी समझेंगे और 4 बिट को समझने के बाद हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं टू 8 बिट्स या 16 बिट्स या जितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है। तो ये बेसिकली काम किस तरह करता है, इसकी लॉजिक क्या है दो नंबर्स को कंपेयर करने की। सो हम इसको, अच्छा सब लोगों को आवाज इस वक्त क्लियर आ रही है ना? जी सर आ रही है। जी सर। अच्छा, अब मेरे पास दो नंबर है, हम बात करते हैं 3 4 2 6, ठीक है, और दूसरा नंबर है 4 1 1 0। ओके, सो लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, या क्या ये दोनों बराबर हैं, या इसमें से छोटा कौन सा है। तो आप किस तरह बताते हैं, मतलब आप मेंटली क्या करते हैं कि आपको पता लगता है कि नंबर ये वाला बड़ा है ए, लेट्स से दिस इज नंबर ए एंड दिस इज नंबर बी। सो व्हाट डू यू डू? कोई स्टूडेंट बता सकता है हाउ कैन यू टेल कि ए बड़ा है या बी बड़ा है? सर बी बड़ा होगा आई फर्स्ट थिंक। सर बी बड़ा होगा क्योंकि हमने लास्ट से जैसे देखते हैं जो 3 4 जिधर लिखा हुआ ना लास्ट टर्म वहां से देखते हैं, उस टर्म से देखते हैं और दूसरे टर्म के साथ उसको कंपेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बजाय इसके कि आप पूरा नंबर देखें, सबसे पहले आप उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको देख लेंगे, ठीक है ना। और उस सिग्निफिकेंट बिट को आप देखेंगे तो अगर ये बिट बड़ी है, बी की ये बिट बड़ी है, यानी ये 4 है और ये 3 है, तो इसका मतलब है कि बी बड़ा नंबर है। इट डजंट मैटर कि बाकी उसकी क्या बिट्स हैं, 1 1 0 है यहाँ पे, हालांकि ये 1 1 0 है, यहाँ 4 2 6 है, तो बाकी ये 4 2 6 बड़ा है इससे 1 1 10 से, लेकिन इट डजंट मैटर बिकॉज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस नंबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो अगर तो वो बड़ा निकल आया तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर दोनों बराबर निकल आते हैं, मसलन नंबर है 3 4 2 6 1, दूसरा नंबर है 3 2 4 6, ठीक है, इस तरह के नंबर्स हैं। अब आप किस तरह बताएंगे कि क्या ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है? सर बी बड़ा होगा। अब हम उससे नेक्स्ट वाली बिट को देखेंगे। तो वो तो ए, ये नंबर तो ए है। जी हाँ, सर। लेट्स से ये नंबर ए, ये नंबर बी है। सर तो अब ए बड़ा है। अब ए बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने मेंटली क्या किया, आपने सबसे पहले पहले नंबर को देखा, पहला नंबर पे फैसला नहीं हुआ, दोनों बराबर थे, तो आप जो थे आपने कहा कि अच्छा मैं अब अगले नंबर को देखता हूँ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं अगले को देखता हूँ, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली मैं डिसाइड उसी वक्त कर सकता हूँ कि ग्रेटर है या लेस है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर निकले तो मुझे अगले नंबर को देखना पड़ेगा, तो वो 4 और 2 है। तो इसमें अगर 4 बड़ा है तो फिर ये नंबर बड़ा है, और इसी तरह से हम लॉजिकली चलते जाएंगे कि अगर ये भी नंबर बराबर हुआ तो हम इसको अगले को देखेंगे, वो भी हुआ तो हम फिर आखिरी के ऊपर फैसला करेंगे। तो इन केस के नंबर बराबर हों हम आगे चलते जाएंगे, अगर नंबर बराबर नहीं है तो फैसला उसी वक्त ही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फिर ये फैसला करना रह जाएगा कि ग्रेड कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तो फिर हमें बाकी बिट्स को देखने की जरूरत नहीं है। बाकी बिट्स को हमने तब देखना है जब पहले वाला जो डिजिट है वो बराबर होगा, ठीक है। सारी क्लास को क्लियर हो गया ये लॉजिक क्या है?
जी सर, ये क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब इसी को हम लोग देखते हैं कि हम ये चीज जो हमने आसान जुबान में समझी है, इसको अब हम लोगों ने लॉजिकली किस तरह से इंप्लीमेंट करना है बुलियन इक्वेशंस के अंदर। ओके, सो फॉर डूइंग दिस, ऑब्वियसली ये 4 बिट नंबर है, तो ये इसके बिट्स हैं। A3 जो है, जो नंबर A है उसका A3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और जो B नंबर है उसका B3 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। A0 जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो दैट मींस कि जो भी कंपैरिजन होगा हम A3 और B3 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको आगे लेके जाएंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द कंपैरिजन, हम 4 बुलियन फंक्शंस या वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। लेट्स कॉल देम x3, x2, x1 एंड x0। ठीक है। अच्छा, x3 क्या है? x3 की अगर मैं बुलियन फंक्शन देखूं तो x3 है A3 बार B3 बार और A3 B3। अच्छा, सो x3 जो है वो बिट्स A3 और B3 पे डिपेंडेंट है, और x3 जो है वो 1 कब होगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हेन विल x3 बी 1 इस इक्वेशन को देख के? सर व्हेन एनी ऑफ द रिजल्ट्स, ये जैसे अब A3 बार है, B3 बार है, और A3 और B3 इनमें से किसी का A का भी रिजल्ट अगर ट्रू होगा तो ये 1 होगा। जी, और वो कब ट्रू होगा? तो समझ नहीं लगी, क्या मतलब क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, ये ठीक है, ये आप कह रहे हैं जब ये 1 होगा तो होगा, ये 1 होगा कब? A3 और B3 मसलन ये चीज कब 1 होगी? जब ये दोनों 1 होंगे। और ये चीज कब 1 होगी? जब ये दोनों 0 होंगे। विच मीन्स कि x3 1 तब होगा जब A3 B3 के बराबर होगा, या दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे। अगर एक 1 हुआ और एक 0 हुआ तो x3 0 हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों बराबर ना हुए बिट्स, A3 और B3 जब बिट्स बराबर नहीं होंगी तो ये 0 देगा। A3 और B3 जब बराबर होंगी, इक्वल होंगी, तो ये 1 देगा। ये क्लियर हुआ है हर एक को? जी सर, लगी समझ। ठीक है ना? सो बोथ बार है ना, तो बोथ विल बी 0। A3 और B3 दोनों 0 हो तो ये 1 हो जाती है टर्म, और अगर A3 और दोनों 1 हो तो भी ये 1 हो जाती है। लेकिन अगर एक 1 है और एक 0 है तो ये भी 0 हो जाती है और ये भी 0 हो जाती है। दोनों टर्म 0 हो जाती है अगर एक 1 है और एक 0 है, कोई भी इसमें से एक 1 है और एक 0 है। तो x3 का, इस कंडीशन में दोनों का 1 होना जरूरी है। दोनों का 0 होना भी, या 0 होना, दोनों का 1 या दोनों का 0। जी ये सर, ठीक। वाली टर्म जो है इसकी, ये दोनों के 0 होने पे 1 होती है। ठीक है। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि दोनों 0 हो तो भी तो वो इक्वल है ना, दोनों 1 हो तो भी वो इक्वल है, सिर्फ दोनों 1 पे तो नहीं है। जी सर, ठीक तो है। ठीक है ना? तो ये बाकी क्लास को भी क्लियर हो रहा है? ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव नॉर गेट है एक्चुअली, लेकिन चले अभी हम वैसे देख लेते हैं। ये नॉर गेट की इक्वेशन होती है। बहरहाल x3 will be 1 when A3 is equal to B3। क्लियर है टू एवरीवन? बाकी लोगों को क्लियर है तो हाँ बोले यार, नहीं क्लियर तो जी सर। समझे। ओके। अच्छा, तो x3 जो है वो हमने कहा कि x3 अगर ये दोनों बिट्स बराबर हो गई तो, क्लियर है सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो x3 1 हो जाएगा अगर ये दोनों बिट्स बराबर हुई। अच्छा, उसी तरह से हमने x2 को डिफाइन किया है। x2 इज A2 बार B2 बार प्लस, ये और होता है एक्चुअली, ये प्लस वैसे इसको बोल देते हैं, वैसे ये और होता है। तो एनीवेज, अच्छा, तो x2 बिल्कुल उसी तरह हमने डिफाइन किया, ये बिट 2 है अगर ये दोनों बराबर हुई। ठीक है, यानी A2
2 के बराबर हुआ, दोनों 0 हुए या दोनों 1 हुए, तो फिर ये 1 हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये दोनों इक्वल ना हुए तो ये 0 रहेगा। इसी तरह से x1 को हमने डिफाइन किया, x1 बिट 1 के लिए यही काम कर रहा है और x0 जो है बिट 0 के लिए वही काम कर रहा है। तो ये 4 हमने एक्सेस कंबाइन किए, ये सारे के सारे जो हैं अगर करस्पॉन्डिंग बिट्स इक्वल होती हैं तो ये 1 होता है, और अगर वो अनइक्वल होती हैं तो ये 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले जो ये वाली कंडीशन थी, ये टेस्ट करना या इसको प्रूव करना या इसकी आउटपुट जनरेट करना सबसे आसान काम है, क्योंकि a इज इक्वल टू b जो है वो कंडीशन जो है वो ट्रू तब होगी अगर मैं इन सब को एंड कर दूं, x3 ended with x2 ended with x1 ended with x0. So a is equal to b can only be 1. This output can only be 1 when x3, x2, x1 and x0 all are 1. और ये all 1 तब होंगे जब इसकी चारों बिट्स a की चारों बिट्स b की चारों बिट्स के बराबर होंगी, तो इसलिए होगा। तो इनको अगर हम एंड कर दें तो हम कम से कम इक्वालिटी के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी बिट इक्वल ना हुई तो हमारी इक्वालिटी प्रूव नहीं होगी और हम लोग ये जो आउटपुट है हमारा ये 0 रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? a इज इक्वल टू b किस तरह हमने टेस्ट किया? सर ये वाला नहीं क्लियर, a और b वाला। a इज इक्वल टू b वाला? जी सर। देखो a इज इक्वल टू b जो है वो तभी होगा ना जब a की तमाम बिट्स b की करस्पॉन्डिंग तमाम बिट्स के इक्वल हों। ऐसा ही है? जी सर। तो तमाम बिट्स कौन सी हैं? x3, x2, x1 और x0 दे रहे हैं हमें बिट्स का कंपैरिजन। तो इन सबको मैं एंड करूंगा तो ही अगर ये सारे 1 होंगे तो ये 1 देगा ना। a इज इक्वल टू b तभी होगा ना जब x3 भी 1 हो, x2 भी 1 हो, x1 भी 1 हो और x0 भी 1 हो। जी सर। इसलिए मैंने इसको एंड किया, और नहीं किया। और में तो होता कि कोई एक भी 1 होता तो ये 1 दे देता, तो उसका तो मतलब है कि इक्वल तो ना होते ना। x2 0 होता तो फिर क्या होता? तो इक्वल तो नंबर तभी होंगे जब ये सारे के सारे 1 होंगे। तो इसलिए इक्वालिटी के लिए ये एंड फंक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, नाउ अब हम अगली कंडीशन देखते हैं और वो क्या है, एक सेकेंड। a ग्रेटर देन b, इसको ट्रू कब होना चाहिए? इसको ट्रू तब होना चाहिए जब वही वाली बात है कि a ग्रेटर देन b तब होगा कि या तो a3 1 हो और b3 0 हो। तो इसका मतलब है कि a नंबर ग्रेटर है। ठीक है ना? अगर a3 1 हुआ और b3 0 हुआ, सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे। तो अगर ये 1 है और ये 0 है तो मैं इमीडिएटली कह सकता हूं कि a जो नंबर है वो ग्रेटर देन b है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, अच्छा। और लेकिन अगर a 0 निकला और b 1 हुआ तो उस केस में ऑब्वियसली a लेस देन b है, तो मैं a ग्रेटर देन b को जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। इसको सिर्फ तब 1 होना चाहिए जब a 1 है और b 0 है। एक बात। अच्छा, उसके बाद पहली 2 बिट्स को तो मैंने कंपेयर कर लिया और मैंने कहा कि जी मेरी कंडीशन ये है कि अगर a 1 है, इसको देखें, a3 एंडेड विद b3 बार, ये टर्म 1 कब होगी? जब a3 1 होगा और b3 0 होगा। सिर्फ ये इस कंडीशन में ये टर्म 1 होगी। अभी बाकी टर्म्स को इग्नोर कर दें, ये टर्म 1 तब होगी, ये 1 हो जाएगी, बाकी सारी और हुआ है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b। अगर पहली बिट को मैंने कंपेयर किया और वो a3 बड़ी निकल आई b3 से, ठीक है, तो इट विल बी a, मैं फौरन कह सकता हूँ a इज ग्रेटर देन b। यहां तक क्लियर है? अच्छा, लेकिन अब दूसरा सिनेरियो ये भी निकल सकता है कि ये दोनों जो थी
ये बराबर निकल आई, मसलन A3 भी 1 थी और B3 भी 1 थी, बोथ वर इक्वल, उस केस में ये टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि A 1 होगा और B जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि B बाहर है, तो इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी। यार अब यहाँ पे एक तो कंस्ट्रक्शन का काम है, अब छत के ऊपर उन्होंने कुछ शुरू कर दिया। एनीवेज, अच्छा, अगर ये दोनों बराबर निकल आए कि ये दोनों 1 थे या ये दोनों 0 थे, तो फिर मैंने अगले A2 को टेस्ट करना होगा B2 के साथ। A2 को मैं B2 से कंपेयर करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे A2 1 और B2 0 तो नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ A2 और B2 को कि A2 1 हो और B2 0 हो, तो ये टर्म जो है ये 1 हो जाएगी। लेकिन आप इस पे एक और गौर करें कि इसको मैंने एंड किया हुआ है X3 के साथ, यानी कि ये टर्म तब टेस्ट होगी जब X3 1 होगा। मैं अगेन बिट 2 आप तब टेस्ट करेंगे जब X3 1 होगा। X3 1 कब होगा? जब बिट 3 इक्वल होगी, यानी आपने A2 पे वैसे नहीं जाना जब तक कि आपके ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर ये अनइक्वल है तो आपने रुक जाना है, क्योंकि या वो ग्रेटर है या वो लेस है। तो जब दोनों यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और हमने देखा कि ये तो दोनों बराबर हैं, तो हमने इसको X3 के साथ एंड किया हुआ है। तो X3 1 तभी होगा जब A3 और B3 1 होंगे A3 और B3 इक्वल होंगे, तो फिर हम A2 और B2 को टेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट्स क्लियर कि हमने X3 को क्यों एंड किया है सेकंड बिट के लिए। जी, कोई स्टूडेंट रिपीट करेगा या कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों हमने X3 को एंड किया है A2 B2 के साथ? क्योंकि सर अगर A3 और B3 आपस में इक्वल होंगे तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे ना। तो X3 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपस में इक्वल है, तो इस वजह से फिर हम A2 और B2 पे चलेंगे, सेकंड बिट पे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, अदरवाइज आपको सेकंड बिट को नहीं टेस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर आपका ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, या A बड़ा है या B बड़ा है, लेकिन आपने अगली बिट को नहीं देखना उसके बाद। तो ये X3 उस चीज को प्रिवेंट कर रहा है। अदरवाइज तो आप इनको भी देखेंगे तो आप गलत फैसले पे चले जाएंगे। अगर आप 4 3 है और आप दूसरा नंबर 3 4 है, तो आपने ये दोनों तो बराबर थे नहीं और आपने फैसला 3 और 4 पे कर लिया, तो आपका तो आंसर गलत आ जाएगा ना। तो आपने 3 और 4 को तो तब देखना है अगर ये दोनों नंबर बराबर होते, ये 4 3 के बराबर होता, तो फिर आप अगले डिजिट को देखते हैं, और अगर ये भी बराबर होते तो फिर आप अगले डिजिट को देखते हैं, एंड सो ऑन। So this X3 ensures that you only test the second bit if the first bit, the MSB, is equal. Okay? अच्छा, अब अगला हमारा सिनेरियो ये बनता है कि बिट जो थी 3 तो इक्वल थी, 2 को आपने टेस्ट किया, बिट 2 को पता लगा वो भी इक्वल है। अब जब ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं इन दोनों के, तो अब आपको A1 को टेस्ट करना चाहिए। A1 को मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, लेकिन अब मैं इसको एंड करूंगा X3 और X2 दोनों के साथ, बिकॉज इस बिट को मैंने तब टेस्ट करना है जब A3 और A2 जो है मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो और वो इक्वल निकल आए हो। तो ये इंश्योर कर रहे हैं X3 X2 जो एंड हो रहे हैं कि ये भी 1 है, X3 भी 1 है और X2 भी 1 है। दैट मीन्स के A3 भी बराबर है और A2 की बिट जो है वो भी बराबर है। अब मैं बिट 1 को टेस्ट करूंगा, और इसी तरह से अगर ये बिट 1 भी बराबर निकल आई, ये भी दोनों बराबर निकले, तो फिर मैं आखिरी बिट को टेस्ट करूंगा A0 B0 को, और लेकिन मैं उसको एंड अब X3 X2 और X1 से करूंगा कि मैं कहूंगा ये तीनों बराबर थे, ठीक है, तो इसलिए मैं अब इस बिट पे फैसला कर रहा हूँ, आखिरी बिट के ऊपर। तो अगर वो भी बराबर निकला है तो ऑब्वियसली फिर तो ऑब्वियसली A इक्वल टू B है, फिर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये होगा। तो ये मैं कर रहा हूँ A ग्रेटर देन B के लिए। तो ये कंडीशन तब ट्रू होगी
जब a ग्रेटर देन b होगा, तो या ये ट्रू होगी या ये ट्रू होगी या ये होगी या ये होगी, इनमें से कोई ना कोई बिट जो है वो हो जाएगी। लेकिन ये बिट्स मैं तब देखूंगा अगर ये बराबर निकला है तो मैं इसको देखूंगा, अगर ये भी बराबर निकला है तो मैं इसको देखूंगा, ये भी बराबर निकला है तो मैं इसको देखूंगा और फैसला करूंगा। ठीक है जी, क्लियर है हर एक को? जी सर। अच्छा, अब इसी का ऑपोजिट जो है वो सो अगर ये क्लियर हो गया तो अगली चीज समझना जी। सर इसमें आप बता रहे हैं कि इक्वल का होना जरूरी है, यानी x3 और x2 अगर 0 हो तो ये तो 1 तो की फिर केस तो में नहीं, ठीक फिर अगर x3 0 है, x3 0 है, इसका मतलब है कि ये बिट्स बराबर नहीं है, a3 और b3 बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो फिर मुझे इसकी बाकी बिट्स को नहीं देखना चाहिए, फिर तो मेरा गलत फैसला हो जाएगा ना। मुझे फिर इसी पे डिसीजन करना चाहिए कि ये कौन सा ग्रेटर है। तो ये वो इंश्योर कर रहा है कि अगर ये 0 हो गया है तो इसका मतलब ये बराबर ही नहीं है, इसका मतलब ये टर्म्स मैं फिर नहीं देखूंगा, इनको मैं खत्म कर दूंगा, मुझे फैसला इसी पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। बाकी टर्म्स मैंने तब देखनी है जब ये बराबर निकले। जी सर। ठीक है, ये इस तरह से है। अच्छा, अब अगला सिनेरियो था a लेस देन b। ठीक है, a लेस देन b जो है उसमें क्या मतलब हुआ? a लेस देन b का मतलब हुआ कि इसकी बिट ये 0 है और ये 1 है, यानी अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट पे मेरा फैसला हो रहा है तो a3 0 होगा और b3 1 होगा, तो मैं इमीडिएटली कह सकता हूं कि a जो है वो लेस देन b है। तो पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे ये लगाई, देखें a3 बार b3, ये 1 कब होगा? जब a3 0 होगा और b3 1 होगा, क्योंकि a3 बार है ना, तो a3 जब 0 होगा तो a3 बार 1 हो जाएगा और b3 1 ही है, तो 1 ended with 1 will give me 1. So this condition will be true अगर a लेस देन b है तो। ठीक है, तो पहले मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर डिसाइड कर लिया। अगेन वही सिनेरियो बना, लेट्स से कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों की बराबर थी, लेट्स से ये दोनों ही 0 थे। अब मुझे फिर से नेक्स्ट बिट्स को देखना पड़ेगा a और b की, तो मैं फिर a2 बार और b2 कर रहा हूँ। रिमेंबर ग्रेटर देन में a3 b3 बार था, यहाँ पे a3 बार b3 है a लेस देन b में। ठीक है, यानी a को मैं 0 चाह रहा हूँ और b को 1 चाह रहा हूँ। तो फिर मैंने इसकी दूसरी बिट को देखा कि यार ये तो नहीं है, a2 0 तो नहीं है, लेकिन उसको देखने के लिए मैंने इंश्योर करना है कि पहले मेरी ये वाली बिट्स बराबर हैं a3 b3, इसलिए मैंने फिर इसको x3 के साथ ही एंड किया, क्योंकि मैं अगली बिट पे वही बात है कि जब ये दोनों बराबर होंगी तो मैं इसको टेस्ट करूंगा बिट 2 को, तो वही x3 आ गया। उसके बाद अगर ये भी बराबर निकल आई तो मैं a1 और b1 को टेस्ट करूंगा, लेकिन मैं उसको एंड x3 और x2 दोनों से करूंगा। ये भी बराबर निकल आई तो मैं आखिरी बिट पे चला जाऊंगा और लेकिन मैं उसको एंड बाकी तीन x3 x2 x1 से करूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ तब आखिरी बिट पे फैसला करना है अगर पहली तीन बिट्स दोनों की बराबर निकली तो, अदरवाइज मैंने नहीं करना। तो ये a लेस देन b का है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, होपफुली क्लियर होगा। ठीक है जी, सारे लोगों को क्लियर हो गया? मैग्नीट्यूड ये किस तरह से हमने कंपेयर किए, तीनों चीजें किस तरह से आई हैं? यस सर, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा सिंपल सा आगे मसला है। हमें इसके सर्किट बनाने के लिए पहले तो ये x3 x2 और x1 और x0 इनको जनरेट करना है। इनको जनरेट करने के लिए ये हमारे पास यानी कि दो एंड गेट लगेंगे और एक और गेट लगेगा, और जब ये जनरेट हो जाएंगे तो फिर ये हमारे पास बूलियन इक्वेशंस हैं, इन सबको हम एंड कर देंगे तो a इक्वल टू b वाला 1 हो जाएगा, और फिर ये बूलियन फंक्शन है और ये वाला बूलियन फंक्शन है।
तो इसको हम अगले पेज पे देखते हैं। ये हमारा सर्किट बन गया इसका, इसमें ये वाली बिट्स A3 B3 हैं और A2 B2 और A0 B0, और ये फिर वो दो एंड गेट्स हैं और फिर XNOR गेट है जो भी है उसने करके किया है। तो ये हमारा निकल आया X3 X2 X1 और X0, और A इज इक्वल टू B वाली आउटपुट जो थी, ये देखें इसको मैंने एंड किया है इन चारों को। ये चारों जो है X3 ये यहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो ये एंड गेट 1 तब होगा जब ये चारों 1 होंगे। तो ये चारों 1 तब होते हैं जब चारों बिट्स बराबर होती हैं, तो ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 ही रहेगा। और फिर ये A ग्रेटर देन B का है और ये A लेस देन B का है। तो A ग्रेटर देन B के लिए वो फिर आप पूरा ट्रेस कर सकते हैं कि उसने किस तरह से इसको, ये वाली आपकी जो पूरी इक्वेशन है ये इंप्लीमेंट हुई भी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपका मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। ये क्लियर है ये सर्किट किस तरह बना है? मेरा ख्याल है होपफुली आप ट्रेस करके बना सकते हैं इसको। ओके, चलें ऐसा करते हैं, अब सब लोग, काफी ये कॉम्प्लिकेटेड सा था, आप लोग 5 मिनट की ब्रेक ले लें। इस वक्त 10:15 हुए, तो 10:20 पे हम रिज्यूम करते हैं। लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ओके सर। ओके, मैं अब इस वक्त अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ 10:14 पे। अब इससे पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी अटेंडेंस लगेगी, 10:14 के बाद जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी नहीं लगेगी। सर हाँ जी, सर बात में हो रहा है क्योंकि मैं इधर बहुत बार डिस्कनेक्ट हो गया, तो समझ नहीं आ रही, 3 से 4 दफा डिस्कनेक्ट हो रहा, नेट नहीं इधर आ रहा ठीक। तो क्या कह रहे हैं आप? सर आप अभी क्या करवा रहे हैं?
कोई काम दिया आपने, टास्क दिया? नहीं, मैंने अभी ब्रेक दी हुई है। मैंने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो खत्म करवा दिया है। उसकी आप रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेना क्लास की एंड के ऊपर ना। तो अब मैग्नीट्यूड कंपैरेटर से अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने 5 मिनट की ब्रेक दी है। 10:20 पे हम रिज्यूम करेंगे। ओके सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सारे लोगों को मेरी आवाज आ रही है और ये वाली स्लाइड नजर आ रही है जिसमें 2 मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स हैं स्लाइड पे? यस सर। अच्छा, तो खैर ये तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सी चीज नहीं है। बेसिकली वो ये बता रहा है कि आप हमने 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाए थे, तो आप इनको ज्वाइन करके आप 8 बिट का भी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बना सकते हैं, 16 बिट का भी बना सकते हैं। और उसमें भी तरीकेकार या उसकी लॉजिक जो है वो यही है कि पहले आप ये डिसाइड कर लें, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स से स्टार्ट हो जाए। अगर इन 4 पे फैसला हो जाता है, जाहिर है क्योंकि X7 पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप Y7 और X7 को कंपेयर करें कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर वो नहीं होता, ये चारों बराबर निकलते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएं और फिर आप फैसला कर लें। यानी कि आप पहले देख लें अपने मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स और फिर उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स। तो ये वो इंडिकेट कर रहा है कि
या तो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता, दोनों इक्वल होते हैं, तो फिर आप यहाँ पे चले जाएं। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं जितने भी बड़े मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हो आपके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉजिक कंपोनेंट है जो कि बेइंतहा जगह के ऊपर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स में तो होता ही होता है, इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हर जगह पे हम इसको यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड अ डिकोडर। किसी स्टूडेंट ने वैसे डिकोडर का वर्ड या कोई आपको बताओ कि डिकोडर क्या होता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? जी सर डिकोडर जो डिकोड यानी कि डिवाइड करता है इंफॉर्मेशन को या सिग्नल्स को। ठीक है, डिवाइड करता है। हाँ, हम इसको यानी डिकोड करने से मुराद है कि वो एक्सट्रैक्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन जो है ना, जो आपका कोड होता है उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देता है। जैसा मैं कहता हूँ कि जी आप मेरी बात को डिकोड करें, तो मैंने बात बड़ी टेढ़ी फेढ़ी तरीके से की, तो आपने कहा जी मैंने इसको डिकोड करके ये समझा है कि मेरा एफ आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपने डिकोड कर लिया मेरी बात। मैंने बात की कि यार आपके पास होने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, आपने उसको डिकोड करके कहा यार मेरा एफ आ रहा है। या मैंने कहा आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो आपने डिकोड करके कहा कि मेरा ए आ रहा है। तो बेसिकली ना कोई मैसेज जो होता है ना, उसमें से जो इंफॉर्मेशन निकालना होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिकोड करना। ठीक है, तो ये जो डिकोडर्स हैं ये भी एक तरह के हमारे हार्डवेयर में जो इस्तेमाल होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बाइनरी डिकोडर्स। और ये आपका जो बाइनरी नंबर होता है ना, 2 बिट या 3 बिट या 4 बिट, ये उसको डिकोड करते हैं। अच्छा, इसको मैं अब आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से। अच्छा, सो ये येलो में जो डब्बा आपको नजर आ रहा है, लेट्स से दिस इज योर डिकोडर। तो ये डिकोडर जो है, इसकी दो इनपुट्स हैं बाइनरी, x1 और x0, 2 बिट्स हैं। 2 बिट्स के ज़ाहिर है 4 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं, आपके बनेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये मेरे कोड है, मेरा ये बाइनरी कोड है 0 1 0 0 0 1 1 0। और ये कोड मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस डिकोडर पे, और ये डिकोडर इस कोड को डिकोड करके मुझे बता रहा है कि इस कोड का मतलब क्या है। तो चूंकि 2 आपके इनपुट्स हैं, तो इसलिए इसकी 4 आउटपुट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 4 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो बाइनरी कोड के 4 मतलब बन सकते हैं। द वे इट वर्क्स इज के फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर 0 0 देता हूँ, ठीक है, तो 0 0 पे ये जो बाइनरी डिकोडर है ये मुझे देगा, ये जो इसकी पहली आउटपुट होगी ना, ये इसको 1 कर देगा और बाकी सारी की सारी जो है उसको ये 0 रखेगा। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया है और बल्ब जो है ना वो 0 के नीचे है, उसके नीचे है। ठीक है, एक सेकंड मुझे ने अच्छा सॉरी, सो ये आपका 0 0 है, ये 1, इसको आप देंगे तो ये इसको 0 कर देगा। उसके बाद आई है सॉरी, अच्छा फिर अगर आप यहाँ पे देंगे 0 1, ठीक है, तो 0 1 पे ये इस लाइन को 1 कर देगा, इसको 0 कर देगा, और ये दो भी 0 रहेंगी। तो ये वाला जो आपका 1 है ना, ये आपका इल्यूमिनेट हो जाएगा। फिर 1 0 को वो डिकोड करेगा, तो इस लाइन को 1 कर देगा, और 1 1 पे वो इस लाइन को डिकोड कर देगा, तो 1 1 के ऊपर आपका 3 ऑन हो जाएगा। तो एक तरह से ये इस जो बाइनरी कोड है इसको डिकोड करके आपको 0 1 2 3 बता रहा है कि जी 0 0 का मतलब होता है 0, 1 1 जो होता है बाइनरी में दैट इज इक्वल टू 3। सो ये दिस इज लाइक एन एग्जांपल, गिवन एन एग्जांपल। ऑब्वियसली हम 1 2 3 नहीं लिखते, ये इसको हम आगे कहीं और यूज करते हैं। तो ये है आपका 2x4 डिकोडर। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।
क्लियर है सबको डिकोडर क्या कर रहा है? यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं 2 to 4 लाइन डिकोडर है ये हमारे पास, यही जो अभी हमने स्टडी किया है। सो I1 I0 और यहाँ पे ये इसके 4 आउटपुट्स हैं Y3 Y2 Y1 और Y0। तो हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हमने ये इसकी इनपुट कर दी 0 0 और इसकी आउटपुट क्या होगी? Y3 0 रहेगा, Y2 भी 0, Y1 भी 0 और Y0 जो बिट 0 है उसको ये 1 करेगा। 0 1 के ऊपर ये Y1 को 1 कर देगा, 1 0 पे Y2 को 1 करेगा और 1 1 के ऊपर Y3 को 1 कर देगा। ये आप नोटिस करें कि किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन पे हमेशा 3 इसकी आउटपुट जो है वो 0 होंगी और सिर्फ एक आउटपुट जो है वो 1 होगी। यहाँ पे भी आप देखें सिर्फ एक आउटपुट है। तो डिकोडर के बारे में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इसकी जितनी मर्जी आउटपुट्स हों सारी 0 होती हैं सिवाय किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट के। तो यहाँ पे तो इसकी 4 है ना, ऐसे भी डिकोडर्स हो सकते हैं जिनकी 400 आउटपुट्स हो। तो 400 में से 399 0 होंगी और सिर्फ एक आउटपुट जो होती है उसकी 1 होती है। ये डिकोडर का मेन चीज है। अगर आपने ऐसा डिकोडर बना लिया है जिसमें 2 आउटपुट्स इकट्ठी 1 है तो वो आपका गलत है, उसका मतलब है वो डिकोडर नहीं है, वो कुछ और ही है। तो एनीवेज अब हम इसके लिए बड़ा सिंपल सी बुलियन इक्वेशन लिख सकते हैं। मसलन y0 1 कब है? y0 सिर्फ एक ही दफा 1 होता है जब I1 और I0 दोनों 0 0 होते हैं। तो y0 जो है उसके लिए मैंने कह दिया y0 इज एन एंड फंक्शन ऑफ I1 बार एंड I0 बार। तो ये जब दोनों 0 0 होंगे तो बार बार की वजह से ये 1 हो जाएंगे, तो y0 1 हो जाएगा। इसी तरह से फिर मैंने देखा y1 कब 1 होता है? जब ये 0 1 होते हैं। तो y1 के लिए मैंने ये इक्वेशन बना दी। इसी तरह से y3 कब 1 होता है? y3 1 तब होता है जब ये दोनों 1 1 होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया I1 I0 and so on. So I made these 4 outputs. Now it's making the circuit is pretty simple. ये मेरी 2 इनपुट्स हैं और इनको एक मैं इन्वर्टर से जनरेट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास I1 बार आ जाए और ये मेरा I1 है और यहाँ I0 बार है और तो मैंने I1 और I0 तो मेरे पास थे। इन्वर्टर से मैंने I1 बार और I0 बार जनरेट कर लिया और फिर वो करस्पॉन्डिंगली मसलन Y3 में ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है I1 I0। तो अब मैं Y3 को अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये I1 है और ये I0 है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस तरह से Y0 के केस में ये दोनों बार्ड है। तो Y0 को अगर मैं देखूं तो ये भी देखें ये इन्वर्टर के थ्रू आ रहा है और इसका दूसरा इनपुट भी इन्वर्टर के थ्रू आ रहा है। तो ये है मेरा 2 to 4 लाइन डिकोडर। क्लियर टू एवरीवन? इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके अच्छा, ये जो है ओके, दिस इज 3 to 8 लाइन डिकोडर। इसके अंदर ये बिल्कुल उसी तरह ही बना हुआ है जिस तरह से 2 to 4 लाइन था। इसका भी आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। और इसकी 3 इनपुट्स हैं तो ऑब्वियसली इसकी 8 आउटपुट्स होंगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि किसी भी एक इनपुट के ऊपर सिवाय एक उसके और कोई नहीं होगा। तो ये अगर मैं इसको 0 0 0 दूंगा तो y0 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0 होंगे, सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो y0 जो है ये 1 तब कब होगा? जब ये तीनों 0 होंगे। तो आप ये देखें y0 इज I2 बार, I1 बार, I0 बार और ये तीनों इसके जो हैं आप अगर गेट्स को ट्रेस करें तो ये इन्वर्टर्स के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, सो ये y0 है।
Y7 में ये सारे 1 होंगे, तो ये आप इसको भी ट्रेस कर सकते हैं कि ये विदाउट इन्वर्टर ये सारे के सारे जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया 3 to 8 लाइन डिकोडर। इसी तरह से ये 3 to 8 लाइन है ना, 4 to 16 लाइन भी होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहाँ पे है। ये जब हम बनाते हैं ना मेमोरीज, एक सेकेंड, मैं एम्प्टी स्लाइड, हमारी जो सॉरी, मसलन ये जो आप रैम होती है ना आपकी कंप्यूटर के अंदर, बहुत बड़ी सी रैम के अंदर ना आपका डेटा पड़ा हुआ होता है इस तरह से रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे, यानी कि ना हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप एक्चुअली एक डिकोडर लगा हुआ होता है मेमोरी के अंदर, और डिकोडर की एक आउटपुट यहाँ पे होती है, फिर अगली लोकेशन पे, यानी अगले डेटा पे, उससे अगली डेटा पे, उससे अगली डेटा पे, एंड सो ऑन। और इनपुट पे उसके लेट्स से आपकी जो जितनी भी यहाँ पे लोकेशंस है उसके हिसाब से आपकी इनपुट लाइंस होती हैं। सो लेट्स से यहाँ 16 लोकेशंस हैं तो 4 लाइंस हैं। तो कंप्यूटर जब एड्रेस जनरेट करता है लेट्स से 0000, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन 1 हो जाती है, और यहाँ पे जो भी डेटा पड़ा हुआ होता है, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है हारिस, ठीक है, तो वो डेटा मेमोरी आउटपुट पे आपको दे देती है। उसके बाद जब कंप्यूटर आपको जनरेट करता है 0001, तो यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो कर देता है। तो उसके हिसाब से मेमोरी में उसको जहाँ जो डेटा चाहिए होता है उसका डिकोडर को वो एड्रेस देता है कंप्यूटर, और डिकोडर उन मेमोरी में से किसी एक लोकेशन को बंद करता है। तो वो जब लोकेशन मेमोरी की 1 होती है तो उस लोकेशन पे जो डेटा होता है वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो मेमोरीज के अंदर बहुत बड़े बड़े डिकोडर्स लगे हुए होते हैं, और वो आपके एड्रेस को डिकोड करके मेमोरी से डेटा लाते हैं। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अच्छा, बस एक टॉपिक हम और पढ़ते हैं डिकोडर से रिलेटेड थे, देन वी कैन एंड द क्लास। और अच्छा, कुछ डिकोडर्स के अंदर हमारे पास एक एडिशनल कंट्रोल सिग्नल भी होगा जिसको हम लोग इनेबल कहते हैं, ठीक है। सो इनेबल का सिग्नल जो है ना वो बहुत सारे आपके डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, सिर्फ इसमें नहीं होता बल्कि और जगह भी होता है। तो इनेबल को आप समझ सकते हैं कि वो आपके जो पूरा सर्किट है उसका एक ऑन ऑफ स्विच है। इनेबल को जब आप 1 करेंगे तो वो सर्किट नॉर्मल काम करेगा, इनेबल को आप 0 कर देंगे तो वो सर्किट कुछ भी नहीं करेगा रिगार्डलेस कि उसकी इनपुट्स क्या है। तो इनेबल आप समझ लें कि एक ऑन या ऑफ स्विच होता है। तो बहुत सारे हमारे जो है ना डिजिटल सिस्टम्स, उसके अंदर इनेबल का एक अलग इनपुट होती है। तो ये आपको, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनेबल जब मैंने 0 दिया हुआ है, व्हेन इनेबल इज एक्चुअली 0, तो मेरे जो है ना इनेबल को जब मैंने 0 किया हुआ है तो मेरे, आप देखें कि I1 और I0 जो 2 इनपुट्स हैं उसको मैंने डोंट केयर किया हुआ है, बिकॉज इट डजंट मैटर कि उस वक्त आपके I0 I1 पे जो मर्जी वैल्यू 1 हो 0 हो, ऑल योर आउटपुट्स विल बी 0 रिगार्डलेस कि I0 1 है या 1 0 है या 0 0 है, आपके तमाम आउटपुट्स जो हैं वो 1 होंगे। तो ये आपके डोंट केयर बन जाते हैं इनेबल जब 0 है। और फिर दूसरा सिनेरियो है कि जब इनेबल मेरे पास 1 है, इनेबल जब मेरे पास 1 है तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल डिकोडर के तौर के ऊपर काम करेगा जिस तरह काम करते हैं, ठीक है। सो यार को क्लियर हो गया कि इनेबल का क्या फंक्शन है हमारे लिए? यस क्लियर है? तो इसको बस हम देख लेते हैं कि अगर इनेबल के साथ मैंने ये बनाना हो तो मैं क्या करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इनेबल जब 0 हो तो मेरे तमाम आउटपुट 0 हो जाए।
तो मैं ये करूंगा कि मैं इनेबल सिग्नल को लेके ना एंड गेट 3 इनपुट एंड गेट ले लूंगा और 3 इनपुट एंड गेट का एक इनपुट मैं इनेबल से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको पता है एंड गेट है, एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 0 देते हैं। तो जब तक इनेबल को मैं 0 पे रखूंगा ये तमाम एंड गेट्स जो हैं ये 0 देते रहेंगे रिगार्डलेस के इनके बाकी इनपुट्स क्या हैं, ठीक है। इनेबल को जब मैं 1 कर दूंगा तो फिर एंड गेट जो है वो बाकी इनपुट्स को देखेगा। तो बाकी इनपुट्स एंड गेट के बिल्कुल वही है जो डिकोडर के पुराना सर्किट था वही है, तो उसके हिसाब से वो 1 या 0 होते रहेंगे। इनेबल 1 पे ये गेट्स जो हैं ये बेसिकली 2 इनपुट एंड गेट बन जाएंगे एक तरह से, यानी ये अपने से बाकी 2 इनपुट पे डिपेंड करेंगे। वो इनपुट 0 हुआ तो 0 देगा, 1 हुए तो 1 देगा। तो इनेबल मैंने डायरेक्टली एंड गेट एक बजाय इसके कि 2 इसमें आप देखें ना ये जो पुराना सर्किट था, सॉरी इसमें ये 2 इनपुट एंड गेट्स थे, सर्किट बाकी वही है, ये 2 इनपुट थे। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसको 3 इनपुट कर दिया है उसी के लिहाज से, तो यहाँ पे मैंने इनेबल सिग्नल ऐड कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है? अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। नो सर, सबको क्लियर है? अटेंडेंस मार्क कर आप जी मैंने 10:15 पे अटेंडेंस, हाँ कोई बात नहीं, आप 12 छुट्टियां कर सकते हैं, आप 12 घंटे। वो इसीलिए है कि जिस दिन कनेक्टिविटी इशू हो कोई हो तो आपका कोई मसला ना हो। शॉर्ट आपकी अटेंडेंस होती है 12 छुट्टियां करने के बाद। सर आज वो ना वैसे भी इसकी बारिश की वजह से काफी जगहों पे नेट नहीं सही आ रहा है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। मैं सबसे क्लास बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको नेट का मसला नहीं है। मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ वो ये है कि इन्हीं इश्यूज की वजह से यही जो चीजें हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आपको 25% क्लासों में अटेंडेंस की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी 25%, 4 में से एक क्लास भी आप छोड़ दें हर दफा तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होती। तो वो क्यों दी गई है? वो इसलिए नहीं दी गई कि आप उस दिन सोते रहें, ये इन्हीं चीजों के लिए, इन्हीं मसाइल के लिए होती है कि किसी दिन आदमी बीमार होता है, किसी दिन नेट नहीं चलता, किसी दिन कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम आपको ये रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक, तो ये इन्हीं मसाइल के लिए 25% तक क्लासें आप छोड़ सकते हैं। अब अगर 25 से भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर तो आपके लिए वैसे ही सोचने का मकाम है कि ये अब आप क्या कर रहे हैं। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज।